नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। दोस्तों सेकंड क्लास है दोस्तों ये हमारी। इससे पहले एक पार्ट हम ले चुके हैं दोस्तों, आपकी प्रारंभिक शिक्षा समाज से संबंधित। चलते हैं दोस्तों सेकंड क्लास पर और देखते हैं कि आज हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, किस शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है? शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों यह कथन हर्बर्ट के द्वारा दिया गया। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, कि भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है? दोस्तों भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है? दोस्तों याद रखेंगे, वसुदेव कुटुंबम। दोस्तों वसुदेव कुटुंब में दोस्तों भारतीय संस्कृति की दोस्तों आस्था रही है। अगला प्रश्न आपके लिए, कि शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक प्रोफेसर बागले के द्वारा लिखी गई। दोस्तों किसके द्वारा? प्रोफेसर बागले के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखने का प्रयास दोस्तों, कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। दोस्तों अभी अभी ये प्रश्न हुआ था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये कथन किसने दिया है? अरस्तु ने दोस्तों कहा था कि शिक्षा दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव दोस्तों पार्श्विक प्रवृत्तियों में उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए, कि शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों शिक्षा का मानव जीवन में दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य है बालकों का चारित्रिक विकास करना। क्या चीज दोस्तों? चरित्र का विकास करना शिक्षा का मानव जीवन का दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य है। मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? दोस्तों मानव के समस्त कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। बात आती है दोस्तों कि एक मानव में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? दोस्तों याद रखेंगे 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 ही दोस्तों संवेग बताए जाते हैं। प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है। याद रखेंगे इतनी जानकारी इस प्रश्न के लिए। अगर आपने अभी तक लर्निंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों फटाफट से। पहला प्रश्न आपके सामने, कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति और संपन्नता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों किसी भी राष्ट्र की उन्नति हो या फिर संपन्नता हो, यह दोस्तों शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। दोस्तों किस पर निर्भर करती है? शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए, कि शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? दोस्तों शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र का निर्माण करना है। दोस्तों क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र का निर्माण करना है। अगला प्रश्न आपके लिए, कि मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न आपके लिए, कि छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास पाठ सहगामी क्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों पाठ सहगामी क्रियाओं के द्वारा दोस्तों छात्रों में नेतृत्व का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, कि जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। दोस्तों क्या कहा गया? कि जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन रॉस का है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन रॉस का है। अगला प्रश्न आपके लिए, कि एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर बागले हैं। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर बागले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? दोस्तों क्या कहा? कि सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? दोस्तों जॉन डीवी ने माना। किसने माना दोस्तों? जॉन डीवी ने माना। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन रस्क का है। दोस्तों किसका है? यह कथन रस्क का है। रस्क याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कि व्यक्तिता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। दोस्तों व्यक्तिता का विकास सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन दोस्तों टीपी नन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? नन के द्वारा। याद रखेंगे नन। किसके द्वारा दोस्तों? नन के द्वारा दोस्तों दिया गया
कि व्यक्तिता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। अगला प्रश्न कि व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन J.M. बॉल्डीवन का है। दोस्तों किसका है? यह कथन J.M. बॉल्डीवन का है। दोस्तों इससे बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आए हुए कुछ प्रश्नों को। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों की तरफ। यहां पर दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान कहां पर है? तो राज्य शिक्षा संस्थान आपका इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान कहां है? तो राज्य हिंदी संस्थान दोस्तों वाराणसी में है। आंग्ल भाषा का शिक्षण संस्थान कहाँ है? कि भैया इलाहाबाद में है। ध्यान दीजिए, हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में। दोस्तों आंग्ल भाषा इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश से पूर्व कौन सा संस्कार होता है? दोस्तों हिंदू धर्म में अगर माना गया था तो उपनयन संस्कार माना गया था जब विद्यालय में प्रवेश होता है। इसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश होते हैं तब दोस्तों कौन सा संस्कार किया जाता है? तो दोस्तों प्रवज्जा संस्कार दोस्तों मठ में प्रवेश के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति का उच्चतम विकास आत्मज्ञान पर बल दे दिया जाता है? दोस्तों सही उत्तर होगा आदर्शवाद। आदर्शवाद के माध्यम से दोस्तों शिक्षा के स्तर में दोस्तों उच्चतम विकास प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम वातावरण विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती उसे दोस्तों औपचारिक या अनौपचारिक या फिर प्रकृतिवाद शिक्षा कहते हैं। दोस्तों जहां पर किसी निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर दोस्तों या तो उसे प्रकृतिवाद या फिर दोस्तों से अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। याद रखेंगे, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र और खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? दोस्तों विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र और खुले वातावरण में हो, यह विचार रूसो के द्वारा दिया गया। दोस्तों यह प्रश्न आपका 2015 में आया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके लिए कि छात्रों की गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षा सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? दोस्तों कहा गया कि छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण की सहजता से पढ़ाने की दोस्तों वकालत किसने की? तो दोस्तों जॉन डीवी ने कहा था कि यदि हम दोस्तों जो शिक्षा दे रहे हैं उसी के साथ साथ दोस्तों हम उसका व्याकरण भी समझाएं तो बच्चा दोस्तों सक्रिय रूप से उन चीज़ों को सीख सकेगा। इसकी वकालत जॉन डीवी ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, हिंसा, एकता और भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करे, यह विचार किसका है? दोस्तों यह विचार महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता फ्रोवेल हैं। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दिए गए दोस्तों नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए कि किस शिक्षण शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? दोस्तों गीजूभाई बघेला ने दोस्तों शिक्षण प्रणाली को विद्यालय को दोस्तों बाल भवन कहा है। दोस्तों विद्यालय को बाल भवन कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए कि जन शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों जन शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में 1969 में लागू किया गया था। 1969 में दोस्तों जन शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिक्षा एक निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाए, यह किस योजना के या किस कार्यक्रम के तहत आता है? दोस्तों यह आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया कि शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना अनिवार्य और निःशुल्क। दोस्तों कैसी अनिवार्य और निःशुल्क? दोस्तों शिक्षा प्रदान कराना एक निश्चित आयु से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? दोस्तों अगर आप एक निश्चित आयु से नीचे के दोस्तों बालकों से घरेलू कार्य कराते हो तो उसे बाल श्रम की संज्ञा दी जाती है, उसे बाल श्रम की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आप किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, ठीक है।
परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? दोस्तों परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार ये हमारी शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। अगला प्रश्न कि विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना और सभी के बीच में एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? दोस्तों यह शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाती है कि दोस्तों विद्यालयों में आपने सभी को एक साथ रखा, सभी के साथ समान व्यवहार किया और बच्चों के बीच में आपने एकता को बनाए रखा, इसको शैक्षिक अवसरों की समानता कहते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा कि विद्यालय यानी कि समाज में भी सभी के बीच लिंग भेदभाव का कार्य व्यवहार करना कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? लैंगिक समानता कहलाता है। याद रखेंगे, लैंगिक समानता कहलाता है। अगला प्रश्न आपके लिए कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? दोस्तों वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? दोस्तों विद्या, ज्ञान, बोध, विजय के रूप में दोस्तों इसे प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। दोस्तों क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना था। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट से। दोस्तों शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स हैं। दोस्तों कौन है? चार्ल्स पियर्स। चार्ल्स पियर्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? दोस्तों सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है? दोस्तों याद रखेंगे, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा दी जाती है। यह कथन गीजूभाई का है। किसका है दोस्तों? गीजूभाई बाघेला। याद रखेंगे, गीजूभाई बाघेला। दोस्तों ये प्रश्न 2016 में आए हुए हैं। जितने भी प्रश्न आपके 2015 और 2016 में आए हैं दोस्तों उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि गारंटी है आपको 2020 में वही प्रश्न आपको फिर से रिपीट मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग कि मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि के कितने विभागों में विभाजित किया जाता है? मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों पहला प्रश्न आपका कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। दोस्तों मॉन्टेसरी की शिक्षण विधियों को 3 भागों में यहाँ पर बांटा है, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। उसके पहले दोस्तों कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दोस्तों 4 अगस्त 2009 को दोस्तों पारित हुआ। इससे आगे के प्रश्नों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। करेक्ट 4 बजे हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नए क्लास के साथ। धन्यवाद।